कल्पना कीजिए, साल है 1600 के आसपास। भारत सोने की चिड़िया। दिल्ली में मुगल सल्तनत का राज है। राजपूताना में शौर्य की तलवारें चमक रही हैं। बंगाल, सूरत व्यापार से भरे पड़े हैं। दुनिया के नक्शे पर भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो दौलत, मसाले, रेशम, हीरे और हुनर का खजाना था। और इसी खजाने पर दूर बैठा एक देश नजर गड़ाए बैठा था। वो था इंग्लैंड। यूरोप में उस समय समुद्री रास्तों की खोज चल रही थी। पुर्तगाली और डच पहले ही भारत पहुंच चुके थे। इंग्लैंड पीछे क्यों रहता? 31 दिसंबर 1600 एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होते हैं और जन्म होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी जिसका मकसद था सिर्फ व्यापार। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार व्यापारी तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। 1608 में एक अंग्रेज जहाज सूरत के तट पर पहुंचता है। नाम था हेक्टर। उसका कप्तान था विलियम हॉकिंस। वो सीधे मुगल दरबार में पहुंचा जहां राज कर रहे थे जहांगीर। हॉकिंस ने कहा, हम व्यापार करना चाहते हैं, सिर्फ व्यापार। जहांगीर ने अनुमति दे दी, क्योंकि उस समय अंग्रेज बस एक छोटे व्यापारी जैसे थे। उन्हें सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। लेकिन यह फैक्ट्री कोई कारखाना नहीं था, यह था एक व्यापारिक केंद्र। और यहीं से शुरू हुई धीरे धीरे जड़ें जमाने की कहानी। अंग्रेज समझ गए थे कि भारत में सीधे ताकत से राज नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने 3 हथियार चुने: व्यापार, कूटनीति, इंतजार। वे चुपचाप देखते रहे। भारत अंदर से कमजोर हो रहा था। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर रहा था। राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट रहे थे। हर राजा दूसरे से लड़ रहा था और अंग्रेज बस मुस्कुरा रहे थे। मुगल शक्ति कमजोर हो चुकी थी। बंगाल सबसे अमीर प्रांत था। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से परेशान था, क्योंकि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, वे किले बना रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे बिना इजाजत। नवाब ने चेतावनी दी, अंग्रेज नहीं माने। और फिर आया वो दिन, 23 जून 1757। ये युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन असली लड़ाई तलवारों की नहीं थी, विश्वासघात की थी। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मिर्जा जाफर को लालच दिया, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। और हुआ वही। युद्ध के दिन नवाब की सेना खड़ी रही, लड़ी नहीं। सिराजुद्दौला हार गया। मीर जाफर नवाब बना और अंग्रेज अब व्यापारी नहीं रहे, अब वे बन चुके थे राजनीति के खिलाड़ी। प्लासी के बाद अंग्रेजों को बंगाल का खजाना मिल गया, सोना, चांदी, कर वसूली का अधिकार। 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, यानी कर वसूलने का अधिकार। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो जनता से टैक्स वसूल रही थी। एक विदेशी कंपनी भारत के लोगों से कर ले रही थी। सोचिए, ये गुलामी नहीं तो क्या थी? 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स कम नहीं किया, उन्होंने अनाज बाहर भेजा। इतिहासकार कहते हैं करीब 1 करोड़ लोग मारे गए और अंग्रेजों की तिजोरी भरती रही। भारत रो रहा था और लंदन में जश्न मन रहा था। अब कंपनी ने अपनी सेना बनाई। भारतीय सैनिकों को भर्ती किया गया। उन्हें कहा गया, हम तुम्हें वेतन देंगे। धीरे धीरे भारत की सेना भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। दक्षिण में उन्होंने मैसूर से युद्ध किया, मराठों से युद्ध किया, सिखों से युद्ध किया। हर जगह एक ही नीति, फूट डालो और राज करो। 1600 में जो कंपनी व्यापार करने आई थी, 1757 के बाद वो भारत की किस्मत लिखने लगी। भारत ने उन्हें मेहमान समझा, उन्होंने खुद को मालिक बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो असली अत्याचार, असली विद्रोह और 1857 की ज्वाला बाकी है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और फिर पूरा भारत उनकी मुट्ठी में आने लगा। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे शासक थे। लेकिन हर अत्याचार एक दिन विद्रोह को जन्म देता है और 1857 में वही हुआ। भारी कर वसूली, भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय राजाओं का राज्य हड़पना, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप।
अंग्रेजों ने एक नई नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगर किसी राजा का कोई जैविक पुत्र नहीं होगा तो उसका राज्य कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। सोचिए, सदियों पुरानी परंपरा थी गोद लेना, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अमान्य कर दिया। सतारा गया, नागपुर गया, झांसी भी। रानी लक्ष्मीबाई जब उनके पति राजा गंगाधर राव का निधन हुआ, उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने कहा यह मान्य नहीं है। झांसी छीन ली गई। रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये आने वाली क्रांति की आवाज थी। 1857 से ठीक पहले अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल दी। उसकी कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था। अफवाह फैली, कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सूअर मुसलमानों के लिए पवित्र। यह सिर्फ धार्मिक अपमान नहीं था, ये आत्मसम्मान पर चोट थी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। एक सिपाही ने विद्रोह कर दिया। उसका नाम था मंगल पांडे। उसने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई। वो अकेला था, लेकिन उसके अंदर 100 साल का गुस्सा था। उसे फांसी दे दी गई, लेकिन चिंगारी अब आग बन चुकी थी। मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल तोड़ी, दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह को पुकारा, बहादुर शाह जफर। उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया। एक बूढ़ा बादशाह, लेकिन एक नई उम्मीद। विद्रोह फैल गया। झांसी, कानपुर, लखनऊ, बिहार, मध्य भारत, हर जगह एक ही आवाज, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हां, यह नारा बाद में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन भावना वही थी। 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन उसने अंग्रेजों को डरा दिया। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया। कंपनी खत्म। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया, यानी अब गुलामी आधिकारिक हो चुकी थी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में भारतीयों की संख्या कम की, हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ाया, शिक्षा प्रणाली बदली, प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अब भारत सिर्फ शोषित नहीं था, उसे योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा था। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन उसने एक बीज बो दिया। एक ऐसा बीज जो आगे चलकर गांधी, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष जैसे नामों में बदलेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? और अगर आप देखना चाहते हैं इसके आगे क्या हुआ, तो हमें कमेंट्स में बताएं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।